नमस्कार। द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। सबसे पहले द बोनस की तरफ से सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज। आप सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। और देखिए, बोनस की टीम आज पूरे दिन दीपावली पर भी सक्रिय है। आपको वो सारी जानकारियां और सूचनाएं देने के लिए, और इस शो के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं एक फ्लाइट का इंतजार करते हुए एयरपोर्ट से। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले बात होगी हाइब्रिड कार्स की, क्योंकि यूपी सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर छूट खत्म कर दी है। इसके बाद सरकारी और निजी बैंकों के तिमाही नतीजों पर नजर डालेंगे। अंशुमान सर से जानेंगे कि बैंकों की बैलेंस शीट क्या कह रही है और भविष्य की क्या संभावना है। इसके बाद बात होगी अमेरिका चीन ट्रेड वॉर की। टैरिफ की धमकियों के बीच दोनों देश कब बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर डालेंगे, जहां यूक्रेन के ड्रोन ने रूस की गैस क्षमता पर जबरदस्त तबाही की है। साथ ही बात होगी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन की। जानेंगे क्यों लाखों लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सबसे पहली खबर की ओर चलते हैं। हाइब्रिड कारों के निर्माताओं और ग्राहकों को यूपी सरकार ने झटका दिया है। राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ईवी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में 100% की छूट अवधि अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। अब वाहन स्वामियों को ईवी खरीदने पर 13 अक्टूबर 2027 तक इस छूट का लाभ दिया जाएगा। सर, रियायत खत्म होने के बाद बाजार की तस्वीर कैसी दिख रही है? हाँ ब्रिज, महत्वपूर्ण ये आमतौर पर आज दिवाली का दिन है। त्योहार में सारे लोग बिजी होंगे, पूजा की तैयारियों में लगे होंगे, लेकिन कई दिनों में आज का दिन खबरों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। खबरों का पहिया कभी रुकता नहीं, हमेशा घूमता रहता है। तो त्योहार के दिन भी आज आप जानें कि आपके लिए जरूरी खबरें हैं। आधे घंटे के इस बुलेटिन में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और एक खबर आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, और हमने पहले एक खबर ली, लंबे समय से भारत के वाहन बाजार में, ईवी बाजार में खासतौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड वाहनों के बीच में एक अंतर विरोध बना हुआ था, एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों का कहना था कि हाइब्रिड कार्स को जो डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं या जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, वो रुकनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ने अब इसे बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बाजार है ईवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और इसके बाद जो होम ग्रोन ईवी मेकर्स हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और इस तरीके की कंपनियां, उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब टोयोटा, होंडा और मारुति सुजुकी के जो हाइब्रिड हैं उनके से बराबरी की स्थिति बाजार में मिलेगी। और इससे हमें बाजार में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच में अब में समानता दिखाई देगी। नतीजा इसका ये होने वाला है कि जो हाइब्रिड व्हीकल हैं बाजार में, जैसे होंडा सिटी, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, इनकी कीमतें उत्तर प्रदेश के बाजार में करीब करीब 10% महंगी हो जाएंगी, जो कि हाइब्रिड कारों का महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद सबसे बड़ा बाजार। अगली खबर की ओर चलते हैं। कफ सिरप से देश में बच्चों की मौत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही फजीहत के बाद सरकार एक्शन में आती दिख रही है। अब सरकार कफ सिरप और टिंचर में अल्कोहल की मात्रा पर रेगुलेटरी कंट्रोल को कड़ा करने जा रही है। केंद्र ने अल्कोहल वाली कुछ कैटेगरी की ओरल फॉर्मुलेशन को ड्रग्स रूल्स 1945 के शेड्यूल H1 के तहत लाने के लिए नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। बदलाव के अनुसार 12% से ज्यादा एथेनॉल अल्कोहल वाले सभी ओरल फॉर्मुलेशन जो 30 ml से ज्यादा के पैक या बोतलों में बेचे जाते हैं, अब शेड्यूल H1 के तहत आएंगे। सर, ये नए नियम क्या है और सरकार को ये बदलाव क्यों करने पड़ रहे हैं? कोल्ड ड्रिफ्ट की मौतों से सरकार ने सबक लिया है। कोल्ड ड्रिफ्ट में यही अल्कोहल जो मिलाया गया था, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड अल्कोहल था, जिसे साबुन में मिलाया जाता है, और उसे पीने के बाद 24 बच्चों की मौत हुई थी। सरकार ने जो नए ड्रग्स रूल्स बदले हैं, 1945 का ड्रग्स कानून है, उसमें H1 शेड्यूल में अब उन दवाओं को शामिल किया गया है जिनमें इथाइल अल्कोहल की मात्रा 12% से ज्यादा होगी। और
जैसे ही किसी दवा को H1 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाता है, उसके बाद उससे ओपन बाजार में बेचना मुश्किल होता है, उसे प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकता है। तो कोशिश की जा रही है कि जिन दवाओं में अल्कोहल का कंटेंट ज्यादा हो, जो कफ सिरप में सामान्य रूप से ज्यादा होता है, उसमें एक निर्धारित सीमा से अधिक की दवाओं को H1 शेड्यूल में डाला जाए। इसका एक बड़ा असर हमको बाजार के पूरे कफ सिरप बाजार पर दिखाई देगा। तात्कालिक तौर पर तो अभी नहीं, लेकिन जब ये कानून नियम पूरी तरह से अगले कुछ हफ्तों में लागू हो जाएगा, उसके बाद बाजार में मिलने वाली बहुत सारी कफ सिरप्स जो ओवर द काउंटर बिकती हैं वो H1 में चली जाएंगी और उनके लिए अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी। ये एक और कोशिश है दवा उद्योग में कफ सिरप में खासतौर पर जो अल्कोहल की मिलावट है और खराब अल्कोहल की मिलावट है, नकली अल्कोहल की, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। और इससे जो दवाएं अब मिलेंगी बाजार में, इस तरीके की दवाएं, उन्हें डॉक्टरों की सिफारिश पर रहना होगा। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि कफ सिरप ओवर द काउंटर खरीदने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें तो ज्यादा अच्छा। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि कई बैंकों के नतीजों से जुड़ी हुई है। देश के बड़े सरकारी और निजी बैंकों ने शानदार नतीजे दर्ज किए हैं। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक का नेट मुनाफा साल दर साल आधार पर अगर देखा जाए तो 10.8% से बढ़कर 18,641 करोड़ रुपए रहा। ICICI बैंक का मुनाफा साल दर साल आधार पर 5.2% बढ़कर 12,359 करोड़ रुपए रहा। यस बैंक की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो है 18.4% बढ़कर 655 करोड़ रुपए रहा। वहीं अगर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 14% से बढ़कर यहां पर 4904 करोड़ रुपए रहा है। सर, ऐसे में जो तमाम नतीजे आए हैं इनका ओवरऑल ट्रेंड क्या है और बैंकों की बैलेंस शीट पर क्या दबाव दिख रहे हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि भविष्य को लेकर क्या संभावना है। देखिए, बैंकों के अच्छे नतीजों ने बाजार को ताकत दे दी और दिवाली से पहले हमने जो बाजार में रिकॉर्ड तेजी बनते देखिए, उसमें बड़ी भूमिका बैंक निफ्टी की है, जो करीब करीब 57,000 58,000 के आसपास अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। बैंकों के जो अभी तक नतीजे आए हैं वो नतीजे हमें काफी सुधरी हुई और मजबूत तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, और बैंक सुधरे तो बाजार चलने लगा। HDFC, ICICI, इंडसइंड बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक और RBL जैसे तमाम बैंकों के नतीजे आए। मोटी जो तस्वीर निकल रही है, कर्ज की बढ़ोतरी 13 से 14% सालाना पर है, अच्छी ग्रोथ है। जमा की वृद्धि दर थोड़ी कम है, 11 से 12% है। कासा अनुपात स्थिर है, लेकिन आगे इसमें दबाव दिख रहा है। ज्यादातर बैंकों के NPS 1.5% से नीचे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी दिखाई दे रही है, ये चिंता वाली वजह इस है, जिसे आने वाले हफ्तों में निवेशक जिस पर निगाह रखेंगे। शुद्ध लाभ में औसतन 10 से 12% की नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही, और इसीलिए निफ्टी बैंक इंडेक्स हमने अक्टूबर में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी देखी, आज और ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दबाव जो सबसे बड़े हैं उसमें प्राइवेट बैंकों का ROA और ROE बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा मार्जिन दबाव। सबसे बड़ा दबाव यह है कि डिपॉजिट्स की लागत बढ़ने के कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुए हैं। बैंकों को अभी डिपॉजिट जुटाने के लिए ज्यादा ब्याज FD पर ऑफर करनी पड़ रही है, और उसे इस नजरिए से ये दिवाली थोड़ी दिलचस्प है कि शेयर बाजारों में भी अब अच्छे रिटर्न मिलने लगे हैं और FDs पे भी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। कासा जो अनुपात है, जो बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो है, वो सरकारी बैंकों में 38-40 के पास है और प्राइवेट बैंकों में 42 से 45 के पास है। रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME में लोन्स में 12-15% से अधिक की वृद्धि है। प्रोविजनिंग ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा दबाव आने वाले समय में दिखाई देगा वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के तौर पर दिखाई देगा। यहां से अगर आप अगले 6 महीनों का परिदृश्य देखें तो दूसरी छमाही में बैंकों की तस्वीर बेहतर रहने की संभावना है। वैल्यूएशन हालांकि ऊंचे हैं, लेकिन जोखिम कम है। प्राइवेट बैंकों की एफिशिएंसी बेहतर दिखाई दे रही है, और बैंक निफ्टी की मजबूती हमें बाजार में आने वाले दिनों में भी शेयर बाजारों की तेजी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि चांदी से जुड़ी हुई है। बीते कुछ समय से चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी के बाद चांदी में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। धनतेरस से ठीक पहले एक दिन बाद चांदी के रेट में 7,000 रुपये की गिरावट आई। MCX पर अगर देखें तो चांदी में गिरावट आई और भी ज़्यादा तीखी रही है। यहाँ जो सिल्वर की गिरावट रही है 8% से ज़्यादा टूटती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, पिछले धनतेरस पे चांदी की कीमत 99,700 रुपये प्रति किलोग्राम थी। चांदी में इस साल 70,000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। सर, जो करेक्शन आया उस करेक्शन की प्रमुख वजह क्या है? देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी देखो ब्रिज और आज की स्थिति में भी देखिए तो चांदी ऑलमोस्ट ओवरबॉट कैटेगरी में चली गई थी। सिल्वर जहां पहुंच गया था
वहां से उसमें करेक्शन बनता था, और ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें आरएसआई कॉमेक्स पर, तो सिल्वर फ्यूचर्स करीब 75 से ऊपर निकल गए थे, और यहां से फिर शॉर्ट टर्म करेक्शन बनता है। मैं कॉमिक्स के हिसाब से इसे बता रहा हूँ, एमसीएक्स में तो और ज्यादा करेक्शन बनता था। तो हमने 5 से 6% का करेक्शन सिल्वर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारतीय बाजार में भी देखा है। पर अगर आप देखें तो चांदी की तेजी के हिसाब से, पिछले 1 साल की तेजी के हिसाब से, जो कि 75% से ज्यादा की ग्रोथ है, ये काफी बेहतर मजबूत स्थिति में है, और ये करेक्शन स्वाभाविक था। इसके 2 फायदे हुए। एक तो बाजार में अति उत्साह बनने में कमी आई, लोगों को निचले स्तर से प्रवेश का मौका भी मिल सकता है। और दूसरी चीज, जो ईटीएफ के बाजार में असमंजस बना हुआ था, कई सारे प्रमुख म्यूचुअल फंड्स ने अपने फंड ऑफ फंड्स में लंपसम इन्वेस्टमेंट रोक दिए थे, क्योंकि चांदी की फिजिकल और फ्यूचर के प्रीमियम में बड़ा फर्क हो गया था, और फिजिकल चांदी की उपलब्धता नहीं थी। उसमें भी अब राहत मिलेगी, वहां भी प्रीमियम सब कूल डाउन हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। तो एक तो ये वजह थी कि ओवरबॉट पोजीशन में पहुंच गई, जिसलिए चांदी में करेक्शन हुआ। दूसरा ये कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध होते होते फिर दोस्ती की बातें होने लगी, बातचीत की तैयारियां शुरू हो गई, एजेंडे क्लियर किए जाने लगे, जिस पर हम आज बात करेंगे। इसका भी असर हमें चांदी की कीमतों पर दिखाई दिया। सोना भी थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्ट होता दिखाई दिया। सर ये भी समझाइए और बताइए, क्या चांदी में एक बार फिर से रैली दिख सकती है? देखिए अब्रज, अगर आप चांदी को विशुद्ध रूप से फिजिकल सप्लाई और डिमांड के आधार पर देखें, जिस पर हम लगातार अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते रहे, अब में करते रहे, तो ये गिरावट टेक्निकल गिरावट थी, क्योंकि चांदी ओवरबॉट पोजीशन में थी, फ्यूचर्स वहां तक पहुंच गए थे जहां से इन्हें नीचे आना चाहिए था। फिजिकल सप्लाई में चांदी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। जो 4 साल की एवरेज कमी है वो अभी भी लिंगर कर रही है। अगर अमेरिका और चीन के बीच में सहमति बनती है, तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल और अन्य ईवी सेक्टर्स के लिए चांदी की डिमांड आने वाले समय में बढ़ती रहेगी। तो अगर आप जमीन पर देखें तो जमीन की परिस्थिति ऐसी है कि चांदी की आपूर्ति मांग की तुलना में काफी कम है। तो इसलिए यहाँ से चांदी की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, पर चांदी में कोई करेक्शन की बड़ी गिरावट की गुंजाइश तब तक नहीं दिखाई देती, जब तक कि हम कोई बड़ी सप्लाई का इनफ्लो बाजार में नहीं देखे। यहाँ से प्रवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसे करीब से देखने की जरूरत होगी। अगले 1 हफ्ते 10 दिन में और चांदी की कीमतें थोड़ा स्थिर होकर आएंगी, लेकिन रिटर्न के लिहाज से पिछला 1 साल चांदी के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। अगली खबर की ओर चलते हैं। सरकार ने भारत के लिए एक बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड यानी SWF बनाने की संभावना पर गौर करना शुरू कर दिया। इसका मकसद टैक्स से होने वाली कमाई के अलावा SWF के विदेशों में अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न के जरिए सरकारी खजानों में रेवेन्यू का एक मजबूत और परमानेंट सोर्स बनाना है। सर SWF को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी है? देखिए बेहद शुरुआती है, पर ये दिलचस्प है देखना कि हम सॉवरेन वेल्थ फंड की भारत सरकार बात कर रही है। सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया में जिन देशों के पास हैं, सिंगापुर के पास, या मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देशों के पास, कतर, दुबई और सऊदी अरब के पास, इनके सबके सॉवरेन वेल्थ फंड्स इनके कोर देश की पूरे बिजनेस की कमाई से, रेवेन्यू से बने हैं। भारत सरकार अपना सॉवरेन वेल्थ फंड कैसे बनाएगी? क्योंकि राजस्व तो है नहीं, कर्ज लेकर सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया जाएगा, क्योंकि सॉवरेन वेल्थ फंड आमतौर पर किसी देश का जो सरप्लस होता है उससे बनाए जाते हैं। जैसे कि सऊदी अरब ने अपनी ऑयल की इनकम से बनाया है, कतर ने अपनी गैस की इनकम से बनाया है, अमीरात ने अपनी गैस और तेल की इनकम से बनाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था बजट घाटे में रहते हैं, तो सॉवरेन वेल्थ फंड्स को तैयार कैसे किया जाएगा, और ये क्या एक्चुअली सॉवरेन वेल्थ फंड होगा या नहीं होगा, ये बारोड मनी से बनाया जाएगा? इस सवाल का जवाब नहीं अभी मिल पा रहा है, क्योंकि अभी शुरुआती बातचीत है। कोशिश ये की जा रही है कि इस वेल्थ फंड के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश किया जाए। सॉवरेन वेल्थ फंड दुनिया के अलग अलग एसेट्स में निवेश करते हैं, फुटबॉल क्लब खरीदने से लेकर माइंस तक में निवेश करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बड़ी कंपनियों में इक्विटी लेना, लैंड लेना, इन सब में सॉवरेन वेल्थ फंड्स के बहुआयामी निवेश होते हैं, और उसके जरिए जो इनकम होती है वो सॉवरेन वेल्थ फंड की इनकम होती है। सरकार की भी कोशिश ये है, जो संकेत मिल रहे हैं कि ये वेल्थ फंड अंतर्राष्ट्रीय एसेट्स में निवेश करेगा और वहां से रेवेन्यू लेकर आएगा, जो नॉन टैक्स का सोर्स होगा। पर बुनियादी प्रश्न वही है कि सॉवरेन वेल्थ फंड, भारत के पास तो सरप्लस नहीं है, तो ये सरप्लस कहां से आएगा जिससे ये बनेगा? पर दिलचस्प प्रस्ताव है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर से जुड़ी हुई है। बनते बिगड़ते अमेरिका चीन संबंध के बीच एक नया डेवलपमेंट सामने आया है।
ट्रंप की चीनी एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ और ज़रूरी सॉफ्टवेयर पर कड़े कंट्रोल के ऐलान की धमकी के बीच चीन ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के साथ जितनी जल्दी हो सके नए ट्रेड पर बातचीत करेगा। इधर ट्रंप ने कंफर्म किया है कि वो 2 हफ्तों में साउथ कोरिया में चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे। सर, क्या लग रहा है किन बातों पर दोनों देशों में सहमति बन सकती है? तो देखिए ब्रज, जो लोग बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं उन्होंने बताया था बराबर कि अमेरिका और चीन एक दूसरे से लंबे समय तक टकराव में नहीं रह सकते, उन्हें सहमति बनानी ही होगी। दोनों देशों की निर्भरताएं अपने स्तर पर हैं। तो जब भी एक हफ्ते पहले जब बाजार तेजी से गिरे थे और डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, तभी हमने बोनस पॉइंट में आपसे कहा था कि अगले एक हफ्ते के भीतर बातचीत की संभावनाएं बनेंगी। जो अमेरिका के फिनांस मिनिस्टर हैं बेसेंट, उनकी चीन के अधिकारियों के साथ एक मुलाकात होने वाली है। उसके बाद अब ये लगभग तय हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग कोरिया में एक बैठक करने वाले हैं। एजेंडे भी क्लियर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में ये कहा है कि चीन के पास 100% टैरिफ लगाना फिजिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि इसका नुकसान होगा। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण चीजें एजेंडे पर रखी हैं और जो लोग बोनस पॉइंट नियमित रूप से देखते हैं उन्हें याद होगा कि एग्जैक्टली यही 3 चीजें हमने अपने कार्यक्रम में आपको बताई थी। डोनाल्ड ट्रंप 3 चीजें चाहते हैं। एक, ये चाहते हैं कि रेयर अर्थ को लेकर जो चाइना के टेंट्रम्स हैं, जो बार बार निर्यात के पर नियंत्रण लगाया जाना है, रोकना, उसे खत्म किया जाए, यानी रेयर अर्थ की स्थायी सप्लाई अमेरिका को सुनिश्चित की जाए, क्योंकि एक अमेरिका की सबसे कमजोर नस है। अमेरिका के पास रेयर अर्थ नहीं है और उसका पूरा आधुनिक तकनीकी विस्तार कार्यक्रम मिसाइल से लेकर ईवी तक और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर सब कुछ चीन से आने वाले रेयर अर्थ पर निर्भर है। इस मामले में अमेरिका ठोस गारंटी चाहता है संधि के लिए। दूसरा, फेंटेनाइल को लेकर अमेरिका में काफी चर्चा है। माना जा रहा है कि चीन से इस दवा का एक्सपोर्ट होता है क्योंकि नशीली दवा के तौर पर जाती है। इस पर चीन से डोनाल्ड ट्रंप स्थायी सहमति चाहते हैं और अमेरिकी सोयाबीन को के लिए चीन का बाजार खोलना चाहते हैं। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो शायद चीन के लिए देना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसके बदले चीन कुछ बड़ी रियायतें अमेरिकी बाजार के लिए हासिल करेगा। तो बातचीत का एक मोटा एजेंडा स्पष्ट हो रहा है। इसमें चीन की तरफ से तकनीक और चिप को लेकर, इक्विपमेंट्स और कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को लेकर अमेरिका पर दबाव बनाया जाएगा, पर बाजार में अब इस तरीके की संभावना बनती दिख रही है कि अमेरिका और चीन के बीच एक मोटी सहमति बन जाएगी अगले 10-15 दिनों के भीतर और उसका फिर असर पूरी दुनिया के बाजारों पर दिखेगा। इसलिए भी हमने भारतीय बाजारों में और कई सारे बाजारों में तेजी लौटती हुई देखी है। तो अब अगले दो सप्ताह में जो सबसे बड़ी घटना लोगों के ध्यान में होगी भारतीय बाजार के हिसाब से देखें तो दिवाली के बाद, वो होगी अमेरिका और चीन की व्यापार वार्ताएं और उन व्यापार वार्ताओं में क्या निकलकर सामने आता है। इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हम उस खबर पर भी चर्चा करेंगे कि ठीक इन्हीं व्यापार वार्ताओं के पीछे से पहले चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हो रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से। वहां भी शायद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी डोनाल्ड ट्रंप से कैसे डील किया जाए, उनसे कौन सी चीजें सौदेबाजी में सामने रखी जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल के आयात पर एक बार फिर अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत तब तक अमेरिका को भारी टैरिफ देता रहेगा जब तक वो रूस से कच्चे तेल के अपने इंपोर्ट पर रोक नहीं लगाता। ट्रंप ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की है, भारतीय प्रधानमंत्री से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो रूस से तेल वाला काम नहीं करेंगे। सर, बेहतरी की उम्मीद के बाद ट्रंप की नई चेतावनी क्या है? देखिए, यह परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है और यहां भी हमने बात अपने कार्यक्रम में कही थी कि इसको लेकर बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है भारत में कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई। हालांकि कई बार बात कही गई। डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन को बिल्कुल अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं। चीन के लिए वो मजबूर हैं, चीन को साथ में रखना, चीन के साथ डील करना उनकी मजबूरी है। भारत को अधिकतम सीमा तक दबाना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि भारत के बाजार में उन्हें एक्सेस मिल सके। और इसीलिए ऐसा हुआ, लोगों को लगने लगा कि चीजें अच्छी हो गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर अपनी उसी सख्ती के नजरिए को सामने रख दिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रूस पर दबाव भी बनाना चाहते हैं, यूक्रेन के साथ उनकी वार्ताएं चल रही हैं, तो इस दृष्टि से भी उन्होंने ये बयान दिया। और यह बयान बताता है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा संतोषजनक नहीं बदला है जिस आधार पर आप ये उम्मीद कर सकें कि अगले 1-2 महीने में नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच कोई संधि, कोई डील हो सकती है। भारत की रूस के तेल पर निर्भरता बनी हुई है, रूस का तेल भारत आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज साफ कहा कि अगर भारत तेल खरीदता रहेगा तो उन्हें फिर हमेशा इस तरीके की जो मैसिव टैरिफ्स हैं, उन टैरिफ्स को 50% से ऊपर के टैरिफ को
चुकाते रहना पड़ेगा। तो रिश्ते जस के तस हैं, थोड़ा बहुत नरमी आने की उम्मीद बनती दिखाई दी है, लेकिन फिलहाल अभी टकराव और गतिरोध बना हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, और इससे व्यापार समझौता होने की, संधि होने की संभावनाएं और कमजोर पड़ रही हैं। सर, जिस तरह से सिचुएशन दिखाई दे रहा है, ऐसे में भारत के नजरिए से इसे कैसे समझा जा सकता है? भारत ने लगभग डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के टैरिफ के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अगर आप 3-4 बड़े आंकड़े ताजे देखें, व्यापार के भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े पिछले सप्ताह जिस पर हमने चर्चा की, अमेरिका को भारत का निर्यात गिरा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अपने घरेलू खपत के आधार पर, बाकी और प्रयोगों के आधार पर खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। चुनौती भारत की यह है कि चीन के साथ रिश्ते थोड़े बेहतर होते चले जाएं, क्योंकि कच्चे माल की कमी, कंपोनेंट्स की कमी वहां से ना दिखाई पड़े। भारत के पक्ष को भी बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले संकेत अमेरिका से नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल भारतीय पक्ष अगले 3 से 4 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए अमेरिकी बाजार को डिस्काउंट कर रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में, और नए बाजारों के लिए, नई समझौतों के लिए ईयू के साथ ट्रेड डील के ऊपर और कुछ अन्य देशों के साथ ट्रेड डील पर चर्चा चल रही है। आसियान के साथ भारत की ट्रेड डील थोड़ी ठंड के साथ व्यापार वार्ताएं ठंडी पड़ी थी, उनका रिव्यू नए सिरे से शुरू हो गया है। तो अब भारत की कोशिश है कि अगर अमेरिका से कोई बात नहीं बनती तो फिर दुनिया के अन्य बाजारों को देखा जाए। हालांकि निर्यात में हमें इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अब रूस यूक्रेन युद्ध पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। रूस के साथ संघर्ष में अब यूक्रेन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के ड्रोन ने दक्षिणी रूस में एक बड़े गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला किया है। हमले के बाद या हमले के कारण जिस तरह से निकल कर आई हैं चीज़ें, ओरेनबर्ग प्लांट को कजाकिस्तान में गैस लेना बंद करना पड़ा है। ओरेनबर्ग प्लांट को रूस की सरकारी गैस कंपनी गैसप्रोम संचालित करती है। इसकी सालाना कैपेसिटी जो है 45 बिलियन क्यूबिक मीटर है। सर, ताज़ा हमला कहाँ हुआ है और इसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सर, यूक्रेन ने रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत चुनकर टारगेट किया है, और डीप इनसाइड रूस में लगातार यूक्रेन के हमले बढ़ रहे हैं, जो हम लगातार आपको बोनस पॉइंट पे चर्चा में लेते हैं। पहले पेट्रोलियम रिफाइनरीज पर हमला हुआ, ये काफी बड़ा हमला था जो परसों रात हुआ है, 18-19 अक्टूबर की रात को। वो यूक्रेन ने रूस का जो ओरेनबर्ग गैस प्रोसेसिंग प्लांट है, इस पर सीधे हमला किया। ये दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट्स में से है। गैसप्रोम का प्लांट है, 45 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रोसेस करता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस अब माना जाता है, और रूस और कजाकिस्तान को गैस की सप्लाई करता है। इस हमले के बाद रूस के इस प्लांट में आग लग गई है। कजाकिस्तान का जो कराचनक गैस फील्ड है, वहां से जो गैस आती है उसकी आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई है। एक और समारा के पास तेल रिफाइनरी है अंदर, वहां भी रूस ने हमला किया है। इसका असर अब ये दिख रहा है कि रूस अपने यूक्रेन अपने रणनीतिक योजनाओं में तेल के बाद गैस संयंत्रों को निशाना बना रहा है। इससे यह भी दिखता है कि लंबी दूरी तक जाने वाले ड्रोन हैं यूक्रेन के पास, जो 1700 किलोमीटर दूर तक रूस के भीतरी इलाकों तक मार कर रहे हैं। रूस के लिए ये बेहद मुश्किल है। इस समय रूस को एशिया से तेल का इंपोर्ट भी बढ़ाना पड़ रहा है। बेलारूस से रिफाइंड आयात किए गए हैं। घरेलू स्तर पर ईंधन की राशनिंग लागू की गई है। इस वजह से रूस के लिए इस युद्ध में अब रक्षात्मक होने की नौबत आ गई है, जबकि यूक्रेन इस युद्ध को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और यही एक वजह है कि पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत भी हुई थी। दबाव इस बात का है कि अगर टॉमहॉक जैसी मिसाइलें यूक्रेन को मिल जाती हैं तो रूस के जो एनर्जी इंस्टॉलेशन हैं उन पर और ज्यादा बड़े और भारी हमले किए जा सकते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। अलीबाबा के सपोर्ट वाले एंट ग्रुप और ई-कॉमर्स ग्रुप JD.com समेत चीन की बड़ी टेक कंपनियों ने हांगकांग में स्टेबल कॉइन जारी करने के प्लान रोक दिए हैं। बताया जा रहा है कि चीनी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल वाली करेंसी के बढ़ने पर चिंता जताई थी, जिसके बाद इन कंपनियों ने अपने पांव पीछे खींचे। सर, चीन का यह फैसला कितना चौंकाने वाला है, इसके क्या असर देखते हैं? ये बड़ा उलटफेर है एशिया की क्रिप्टो रेगुलेशन में। चीन ने अचानक एंट ग्रुप और JD.com से कहा है कि वो हांगकांग में स्टेबल कॉइन ना जारी करें, क्योंकि चीन का कहना है कि निजी डिजिटल मुद्राओं को या निजी स्टेबल कॉइन्स को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। यह फैसला पीपल बैंक ऑफ चाइना और जो वहां का साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों ने मिलकर किया है, और लाइसेंसिंग रोक दी गई है। हांगकांग में अगस्त 2025 में दोनों कंपनियों ने, JD.com ने और अलीबाबा की जो पेरेंट कंपनी है एंट ग्रुप ने, इसने स्टेबल कॉइन कार्यक्रम शुरू किया था। चीन की चिंता यह है कि निजी स्टेबल कॉइन्स डिजिटल युआन को, ECNY जिसको
कहते हैं उसको चुनौती दे सकते हैं, जो सरकार की आधिकारिक मुद्रा है। क्योंकि JD.com और अलीबाबा की पेरेंट कंपनी एंड दोनों मिलकर इस डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन्स को USDC और USDT में काम करना चाह रहे थे, इसलिए चीन ने इन्हें रोक दिया है। एक तो एंट ग्रुप के ऊपर 2020 के बाद चीन के रेगुलेटर्स और ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, और ये एक नई सख्ती है। इसका सीधा और बड़ा असर ब्रज हांगकांग पर पड़ रहा था। हांगकांग ने पिछले 5-6 महीनों में अपने आप को एक बड़े क्रिप्टो मैग्नेट के तौर पर तैयार करने की कोशिश की थी। खासतौर से मेनलैंड चाइना की बहुत सारी कंपनियां क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन के कारोबार के लिए हांगकांग पहुंच रही थी। इसने बड़ा झटका दिया है। हांगकांग ये चाह रहा था कि उसे एक इमर्जिंग क्रिप्टो फाइनेंस में एक बड़ी जगह मिल सके। अब JD.com और एंट के हटने के बाद हांगकांग के लिए अब मुश्किल होगा। कई सारे लाइसेंस पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसका सबसे बड़ा जो असर हमें आने वाले समय में दिखाई देगा कि चीन की सख्ती बढ़ेगी स्टेबल कॉइन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर, और पूरी तरह युआन पर फोकस रहेगा। इसका नतीजा ये होगा कि जो कंपनियां हांगकांग में सक्रिय थी वो शायद सिंगापुर मूव करने की कोशिश करेंगी, और इसलिए सिंगापुर को परोक्ष रूप से बाय डिफॉल्ट इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का अमेरिका में भी भारी विरोध हो रहा है। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर सहित अमेरिका के कई शहरों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नो किंग्स प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान लाखों लोग सड़कों पर दिखाई दिए। लोग आप्रवासियों पर छापे, संघीय शिक्षा फंडिंग कटौती और डेमोक्रेटिक राज्यों में नेशनल गार्ड तैनाती का विरोध कर रहे हैं। सर, ये प्रोटेस्ट कितना बड़ा है? ब्रज, ये 2025 के का जो प्रदर्शन हमें दिखा है, 2017 का विमेंस मार्च और 2020 के जो प्रदर्शन है उससे ज्यादा बड़ा व्यापक है। 38% से ज्यादा काउंटीज में प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। 2600 शहरों में करीब 5 से 7 मिलियन लोग इसमें शामिल हुए हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो, वाशिंगटन, सभी बड़े शहर और रूरल इलाकों तक ये प्रदर्शन फैला हुआ है। विरोध वही है कि ताकत का केंद्रीकरण हो रहा है, प्रवासियों पर सख्ती हो रही है, शिक्षा की फंडिंग में कटौती हो रही है, और डेमोक्रेट राज्यों में नेशनल गार्ड तैनात किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बढ़ती हुई चुनौती है। हालांकि फिलहाल ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में हमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें इन प्रदर्शनों के बाद एमर्सन कॉलेज, राइटर एप्सॉस और MSNBC के जो अप्रूवल रेटिंग आई है उनमें बहुत मामूली गिरावट दिखाई दे रही है। कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की राजनीति में इन प्रदर्शनों से डेमोक्रेट्स को एक नई ताकत मिल गई है। डेमोक्रेट्स ने बड़ी संख्या में लोगों को ट्रंप के विरोध के लिए सड़क पर आने के लिए प्रेरित किया है। और क्योंकि 2026 में मिड टर्म्स होने हैं अमेरिका में, इसलिए डेमोक्रेट्स के लिए एक नई ऊर्जा है, इसे लेकर वो आगे जा सकते हैं। अगर लगातार ट्रंप की ऐसी कार्रवाई होती रही तो ये जमीनी स्तर से पता चल रहा है कि 2026 के मिड टर्म्स में ट्रंप के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक अहम बैठक सोमवार को शुरू हुई है। इस बैठक में नई 5 साल की योजना को फाइनल किया जाएगा। ये जो मीटिंग है US ट्रेड टेंशन और मिलिट्री में बड़े पैमाने पर बदलाव की वजह से आई है। आर्थिक मंदी की चिंताओं के बीच हो रही है। सोमवार को जारी डेटा के मुताबिक चीन की इकोनॉमी 4.8% की दर से बढ़ी है, जो पिछली तिमाहियों के मुकाबले इस साल की सबसे धीमी रफ्तार है। सर, जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही है, मीटिंग का इतना महत्व क्यों है? ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का 4th प्लेनरी सेशन होना है जो MDC सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है, और ये चीन के लिए और दुनिया की राजनीति के लिए सबसे बड़ी पॉलिसी मीटिंग मानी जाती है। और इस मीटिंग का संदर्भ बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये अगले 5 साल की योजनाओं के लिए, पर अगले 5 साल चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, और इसलिए इस बैठक को बेहद गंभीरता के साथ पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। शुरू हो चुकी है, आज से 23 तारीख तक चलेगी। क्लोज डोर मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद जानकारियां बाहर आती हैं, पर 3-4 महत्वपूर्ण संदर्भ मिल रहे हैं। पहला ये कि चीन की अर्थव्यवस्था 5% से कम की विकास दर में मौजूद है। आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ वर्षों में चीन की आर्थिक विकास दर में क्या नए हस्तक्षेप करने होंगे, ये देखना जरूरी होगा। चीन में डिफ्लेशन की स्थिति भी दिख रही है, बैंकों के कर्ज भी बढ़े हुए हैं और अर्थव्यवस्था पर गहरे दबाव दिख रहे हैं। क्या चीन की सरकार घरेलू स्तर पर खपत बढ़ाने के लिए कुछ और बड़ा करने वाली है, इस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि अगले 5 साल की योजना है। दूसरी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के साथ रिश्तों में टकराव ज्यादा है, और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक होनी है अक्टूबर में सियोल में, उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सबसे केंद्रीय नीति निर्माता संगठन है, वो क्या फैसला लेता है और कैसे अमेरिका से डील किया जाएगा, इसके भी संकेत में यहाँ से मिलेंगे। तो ये बेहद क्रूशियल है, क्योंकि चीन को अब नई व्यवस्थाओं में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्रैगमेंटेड दुनिया
बिखरी हुई दुनिया है, उसमें अपनी आर्थिक नीतियों को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर करना होगा, उन्हें नया स्वरूप देना होगा। उस सब की भूमिका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो प्लेनरी सेशन है वहां से निकल कर आएगा। लोगों की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या चीन अपने आर्थिक लक्ष्यों में बदलाव करता है, कुछ नए तरीके की चीजें लेकर अपने इकोनॉमिक प्रबंधन में आता है, और वो क्या होंगी और उनका क्या असर होगा, क्योंकि इसके बाद इस बैठक के नतीजों का बड़ा असर चीन में होने वाले निवेश पर, चीनी कंपनियों के कारोबार पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, हाँ, इन खबरों पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। दिन भर की जो खबरें थी, तमाम खबरों के अपडेट्स और विश्लेषण के लिए अंशुमान सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दिवाली की अनंत मंगल कामनाएं। ये बोनस पॉइंट शो है। इस दौरान जो दिन भर की खबरें होती हैं उसको अंशुमान सर उसका विश्लेषण करते हैं, विस्तार से आप लोगों को खबरों की एनालिसिस देते हैं और समझाते भी हैं। तो आप लोग भी ये बोनस पॉइंट ज़रूर देखिएगा। और साथ ही द बोनस की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।